हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि मैं गुप्ता एंड गुप्ता की स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के सॉल्यूशंस का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूं। सो एज पर देयर रिक्वायरमेंट आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज। और जो बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन की वीडियो सीरीज चल रही है उसको मैं पैरेलली कंटिन्यू रखूंगा एंड विल ट्राई टू कवर एज अर्लियर एज पॉसिबल। सो जो फर्स्ट वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर कोई डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो जो हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ये हमारा एक इलास्टिक कांस्टेंट है जिसको हम शियर मॉडुलस भी बोलते हैं या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर शियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका कैसे है? वी हैव टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स जिसके बेसिस पर हम किसी भी मटेरियल की शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वी हैव टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट्स विद इन द इलास्टिक लिमिट, जिसके लिए हम क्या परफॉर्म करते हैं? वी परफॉर्म सर्टेन टेस्ट लाइक डायरेक्ट शियर टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो ऑफ मटेरियल पे, या जनरली हम परफॉर्म करते हैं टॉर्जनल टेस्ट जिसमें हम ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई करते हैं मटेरियल पर एंड विद इन द इलास्टिक लिमिट हम ड्रॉ करते हैं शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम। तो जो शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम हमारा बनता है उससे हम सारे पैरामीटर्स निकालते हैं उस मटेरियल की, लाइक प्रोपोर्शनल लिमिट, लाइक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन शियर, यील्ड स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस। तो ये जितनी वैल्यूज हम शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम से निकालेंगे ये देखा गया है कि शियर के केस में ये सारी वैल्यूज हमारी टेंशन टेस्ट से जो वैल्यूज आती हैं उस मटेरियल की उसकी वैल्यूज हाफ होती हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर देखें कि हमारा जो स्ट्रक्चरल स्टील है, स्ट्रक्चरल स्टील पर जब हम शियर टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो जो हमारी यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू आती है इन केस ऑफ शियर, वो जो वैल्यू है दिस इज अराउंड 0.5 से 0.6 टाइम्स दी यील्ड स्ट्रेस वैल्यू इन टेंशन। जो हम टेंशन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं स्टील पे उसकी वैल्यू से हाफ हमारी जो होगी वो शियर मॉडुलस, शियर के करस्पॉन्डिंग जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी, शियर मॉडुलस, शियर के करस्पॉन्डिंग जो हमारी यील्ड स्ट्रेस होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा स्ट्रेट पोर्शन है मींस इस शियर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का जो लीनियर इलास्टिक रीजन है, ये देखा गया कि हमारा एक लॉ आएगा हुक्स लॉ इन शियर जिसको बोलेंगे। हुक्स लॉ इन शियर ये कहता है कि लीनियरली इलास्टिक रेंज में, LER हम लिख दे रहे हैं, लीनियर इलास्टिक रेंज में जो हमारा शियर स्ट्रेस हमने जो अप्लाई किया है विच इज डोनेटेड बाय टाउ हियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा शियर स्ट्रेन कितना है। शियर स्ट्रेन को आप इस तरह समझ सकते हैं, कोई एलिमेंट आपने लिया हुआ है, यहां पर आपकी शियर स्ट्रेसेस एक्ट कर रही हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो ये एंगल फाई है इसको आप फाई कह सकते हैं। दिस फाई इज द शियर स्ट्रेन जिसको हम 2 डायमेंशनल प्लेन में साई एक्स वाई से डिनोट कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एल। तो ये हमारा बेसिकली रोटेशन है, जो शियर स्ट्रेन है दिस इज इन रेडियंस। ठीक है, दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या हो जाएगा हमारा? टाउ इज इक्वल टू जी गामा। ठीक है, तो ये जो G है दिस वैल्यू इज कॉल्ड शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और इसकी जो यूनिट्स हैं ये हमारी SI यूनिट्स में पास्कल इसकी यूनिट्स होंगी विच इज न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी जो माइल्ड स्टील की वैल्यू होगी फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स इट इज डिटरमाइंड एज 75 गीगा पास्कल। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। और जो एल्युमिनियम एलॉयज हैं उनकी वैल्यूज जो होंगी वो हमारी होती है 28 गीगा पास्कल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो जो हमने शियर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया उससे हम सारी प्रॉपर्टीज निकाल लेंगे। उसका जो इनिशियल लीनियर इलास्टिक रेंज में जो ग्राफ बनेगा
उसका जो स्लोप होगा दैट विल बी द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो आप इसे कह सकते हो कि हमारा शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का जो रेशियो है ये हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ये हमारा जब हम टेंशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं उस समय जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकल के आता है विच इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, तो यंग्स के नाम से पढ़ा। और ये हमारा हुक्स लॉ इन टेंशन टेस्ट कहलाता है जिसमें हम हुक्स लॉ इन टेंसाइल स्ट्रेसेस में स्टडी करते हैं एंड दिस इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज डोनेटेड बाय कैपिटल ई। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का होता है रेशियो। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हमारा हुक्स लॉ इन टेंसाइल टेस्ट से इलास्टिक रेंज में ई से हम डिनोट कर रहे हैं, अगर वो हमारा 2 टाइम्स दी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है तो उस केस में हमारा जो पॉइजन्स रेशियो है मटेरियल का वो कितना होगा। पॉइजन्स रेशियो पे मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको फर्दर इस वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको दूंगा। तो जो हमारा डेरिवेशन निकल के आता है इन इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशनशिप डेराइव होके आती है दैट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, और ये वैल्यू जो म्यू है दिस इज द पॉइजन्स रेशियो और ये गिवन कंडीशन है हमारी। तो यहां पर आपको इस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सब्स्टिट्यूट करने पे आपको क्या मिलेगा 2G इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। यहां से आप निकाल सकते हो कि म्यू जो है दिस इज 0। 0 जैसे ही 0 आप कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मटेरियल है हमारा उस दैट इज इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, प्रैक्टिकली ये वैल्यू हमारी बहुत कम होने की वजह से हम इसको 0 अज्यूम कर लेते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि जो मटेरियल है वो रिजिड मटेरियल है। तो जो पॉइजन्स रेशियो 0 आया तो हम ये कह सकते हैं कि ये मटेरियल हमारा एक इनकम्प्रेसिबल मटेरियल है। और अगर इसका एग्जांपल देखें तो कॉर्क इज एन एग्जांपल जिसका पॉइजन्स रेशियो हमारा बहुत कम होने की वजह से वी अज्यूम इट्स वैल्यू हैज 0। ठीक है, तो यहां पर एक वैल्यूज लिखी हुई हैं E, G और म्यू, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर इलास्टिक मटेरियल। ये तीनों हमारे इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज नहीं है बिकॉज अगर कोई भी एक हमें पता है, कोई भी 2 पता है हमें, तो हम तीसरी इलास्टिक कांस्टेंट को निकाल सकते हैं। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि जो लीनियरली इलास्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल्स हैं जिनकी डिफरेंट डायरेक्शंस में आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, सभी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, वहां पर हमारे 2 इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं। ये अभी हम फर्दर और डिस्कस करेंगे। 2 कांस्टेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब अगर हमें ये 2 इलास्टिक कांस्टेंट पता है तो हम बाकी इलास्टिक कांस्टेंट निकाल सकते हैं इक्वेशन से। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। थर्ड क्वेश्चन है कि हमारा जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो किस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बता देता हूं कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमारा एक मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, जो हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व से हम किसी भी मटेरियल का निकाल सकते हैं फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स। तो प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब मैं आपको बता देता हूं क्योंकि आपने वर्ड सुना होगा। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है कि कोई भी 2 वेरिएबल्स को हम प्रोपोर्शनल तब कहेंगे जब उनके बीच का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। तो 2 वर्ड्स हमारे यूज होते हैं, एक लीनियर मटेरियल लीनियर प्रॉपर्टी होती है और एक प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी होती है, जिसमें अगर दोनों का रेशियो कांस्टेंट है तो वो प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है कि जो प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि जो वेरिएबल्स हमारे प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन में हमारे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अगर प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे लीनियर भी होंगे। ठीक है, लेकिन सभी लीनियर मटेरियल जो होंगे वो प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना रहे हो, दिस इज द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम इन केस ऑफ एक्सियल लोडिंग, यूनी एक्सियल स्ट्रेसेस के कंडीशन में जो हम डायग्राम बनाते हैं सिस्टम का, तो जब हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है स्ट्रेट लाइन, तो उस केस में हमारा मटेरियल इज सेड टू बी प्रोपोर्शनल। जो वेरिएबल्स हैं वो प्रोपोर्शनल बिहेवियर इंडिकेट कर रहे हैं, जो कि हमारे लीनियर भी हैं। अब कोई ऐसा मटेरियल है जिसका स्ट्रेन एंड स्ट्रेन डायग्राम हमारा 0 से पास नहीं कर रहा, तो ये मटेरियल हमारा लीनियर है बट प्रोपोर्शनल नहीं है, ये हम कह सकते हैं। तो जब हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के लिए मटेरियल पे
एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, यूनिएक्सियल टेंसाइल स्ट्रेसेस हमने अप्लाई की, तो हमारा अगर हम स्ट्रक्चरल स्टील या माइल्ड स्टील की बात करें तो हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बन के आता है वो कुछ इस तरह आता है, जिसमें हम एक्स एक्सिस पे हम एक्सियल स्ट्रेन्स डिनोट करते हैं और वर्टिकल एक्सिस पे हम स्ट्रेसेस की वैल्यू डिनोट करते हैं। तो हमारा 0 से ग्राफ स्टार्ट हुआ, तो 0 से लेकर ए तक हमारी जो ए रेंज है, ए वैल्यू है, दिस इज प्रोपोर्शनल लिमिट ऑफ दिस मटेरियल, यानी माइल्ड स्टील की जो प्रोपोर्शनल लिमिट होगी इस ए पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस वैल्यू होगी, जिसमें हमारा जो मटेरियल है वो लीनियर एज वेल एज प्रोपोर्शनल बिहेवियर दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो है इस केस में वो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, विच इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हियर। तो ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, और ये वैल्यू कांस्टेंट कब तक है, ये इन द इलास्टिक रेंज, ठीक है। इसके बाद होगा क्या, आप देख रहे हैं जैसे जैसे हमारा स्ट्रेन बढ़ रहा है, हमारा लीनियरली हमारी स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही है, और जो मैक्सिमम लिमिट है जिसके बाद हमारा जो मटेरियल है वो इलास्टिक रेंज में तो है, बट वहां पर जो स्ट्रेस स्ट्रेन की प्रोपोर्शनैलिटी की जो बात करें तो वो वैलिड नहीं होगी, और जो हमारा हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ भी हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही वैलिड होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हुक्स लॉ इज वैलिड ओनली अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, जब हमारा जो मटेरियल है स्ट्रेस स्ट्रेन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। उसके बाद हमारा क्या होगा, अगर इसको हम इस ए से लेके बी तक के ग्राफ को जूम करें तो कुछ हमारा ग्राफ इस तरह बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारा, अगर हम इसके सेगमेंट्स ले लें तो हमारा जो स्लोप है वो हमारा चेंज हो रहा है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। जिससे हम ये कह सकते हैं कि ई वैल्यू हमारी इस रेंज में चेंज हो रही है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है अप टू विच दिस चेंज हैपेंस इज करस्पॉन्डिंग टू द यील्ड स्ट्रेस। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है जिस स्ट्रेस की, जिसके बाद हमारा जो मटेरियल है वो परफेक्टली प्लास्टिक या यील्डिंग स्टेज में चला जाएगा, और हमारा उसके बाद मटेरियल की जो स्ट्रेस वैल्यू है नहीं बढ़ेगी, केवल स्ट्रेन हमारा एलोंगेशन बढ़ता जाएगा इन द एक्सियल डायरेक्शन। तो बी से सी की जो रेंज है वो हमारी परफेक्टली प्लास्टिक या यील्डिंग की रेंज है, सी से डी हमारी स्ट्रेन हार्डनिंग है, डी के बाद हमारी नेकिंग स्टार्ट हो जाती है और मटेरियल फेल हो जाता है, और जो मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू है डी के करस्पॉन्डिंग अल्टीमेट स्ट्रेस है। तो यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है, कॉन्स्टेंटली द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हैज अ स्मॉलर एंड स्मॉलर स्लोप। हमारा स्लोप क्या हो रहा है, माइल्डर होता जा रहा है, स्लोप कम होता जा रहा है, और कर्व हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाता है। बिगिनिंग एट दिस कंसिडरेबल एलोंगेशन ऑफ द टेस्ट डेसिमल अकर्स, मींस एलोंगेशन की हमें मैग्नीट्यूड मिलती है, लेकिन हमारा इंक्रीज इन टेंसाइल फ्रॉम बी टू सी इज वेरी नेग्लिजिबल। दिस फेनोमेना, इस फेनोमेना में हम, जिसमें हमारी स्ट्रेन तो बढ़ रहा है लेकिन हमारी जो स्ट्रेस की जो वैल्यू है, जो मटेरियल में स्ट्रेस हमारा बढ़ रहा है वो बहुत नोटिसेबल नहीं है, ठीक है। एंड पॉइंट बी इज कॉल्ड द यील्ड पॉइंट, द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस। इस यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो हमारी स्ट्रेस होगी वो हमारी मटेरियल यानी स्टील पे हमने टेस्ट परफॉर्म किया तो वो हमारी यील्ड स्ट्रेस कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या प्रॉपर्टीज, यहाँ पर इलास्टिक प्रॉपर्टीज डोमिनेट कर रही थी जिसकी वजह से ये बिहेवियर आया। आफ्टर यील्ड स्ट्रेस यहां पे हमारा जो मटेरियल का बिहेवियर है वो डिपेंड करता है इलास्टिक एज वेल एज विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है प्रोपोर्शनल लिमिट की, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो स्ट्रेस की वैल्यू है, ये केवल और केवल डिपेंड करेगी हमारी कि हमारा मटेरियल किस टाइप का है, कौन से मटेरियल पे हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। ये इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन कि हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, स्पेसिमेन का किस टाइप की लोडिंग आप अप्लाई कर रहे हो, दैट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस और इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं जो कि हमारे हुक्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, उस केस में हमारा जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या हैं। तो इसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमारे सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है कि सभी लोकेशंस पे, मटेरियल के सभी लोकेशंस पे, सभी डायरेक्शन में हमारी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है। होमोजीनियस मींस हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज एट ऑल लोकेशन। एग्जांपल के तौर पे अगर देखें ग्लास, जो ग्लास है सभी पॉइंट्स पे हमारी जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं सभी डायरेक्शन में वो सेम है, ठीक है।
तो ऐसे मटेरियल्स हमारे कहलाते हैं होमोजीनियस मटेरियल, जिसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है एंड दैट कैन नॉट बी मैकेनिकली सेपरेटेड इनटू डिफरेंट मटेरियल लाइक प्लास्टिक, सेरामिक्स, रेजिन्स, कोटिंग्स, मेटल्स, एलॉयज। ठीक है, जो आइसोट्रोपिक मटेरियल है वो मटेरियल है जिनकी डिफरेंट डायरेक्शंस में हमारी प्रॉपर्टीज जो है वो आइडेंटिकल है। लाइक ये डायरेक्शंस हैं आपके 3, तो इन डायरेक्शंस में जो प्रॉपर्टीज है हमारी वो आइडेंटिकल है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ए फाइन सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड्स कैन बी आइसोट्रोपिक। एक हमारा सॉल्यूशन है जिसपे हमारा फाइन सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल्स है, वो हमारा आइसोट्रोपिक हो सकता है बट होमोजेनियस नहीं होगा। एंड इवन ग्रेन्ड वुड इज होमोजीनियस बट नॉट आइसोट्रोपिक बिकॉज उसकी वुड की जो प्रॉपर्टीज है डिफरेंट डायरेक्शंस में वो अलग अलग हैं। तो इस वजह से वुड हमारा एनिसोट्रोपिक मटेरियल की क्लासिफिकेशन और ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल की क्लासिफिकेशन में डील किया जाता है। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल अगर आप वुड की बात करें तो वुड में देखा होगा आपने कि लॉन्गिट्यूडनल, टेंजेंशियल और रेडियल डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी अलग अलग होती हैं। तो ऐसे मटेरियल्स हमारे ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल्स हैं। और जो एनिसोट्रोपिक मटेरियल्स हैं उसमें क्या होगा कि सभी डायरेक्शंस में एक पॉइंट पे जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग हैं। तो एनिसोट्रोपिक मटेरियल्स जो हैं इनको हम एलोट्रोपिक मटेरियल्स भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। एनिसोट्रोपिक मटेरियल्स आर आल्सो नोन एज एलोट्रोपिक मटेरियल्स। ठीक है, तो अब जो नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, मैंने बताया था आपको जो इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं बेसिकली अगर हम आइसोट्रोपिक होमोजेनियस मटेरियल की बात करें तो टोटल इलास्टिक कांस्टेंट्स आर 4, E, G, K एंड म्यू। दीज आर द इलास्टिक कांस्टेंट्स फॉर आइसोट्रोपिक होमोजेनियस मटेरियल। लेकिन इसमें से जो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं वो 2 हैं, बिकॉज अगर आपको 2 पता है तो आप तीसरा ऑटोमेटिक इलास्टिक कांस्टेंट, तीसरा और चौथा निकाल सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट रिलेशनशिप जो आपने पढ़ रखी है ऑलरेडी। जो ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टीज 3 डायरेक्शंस में अलग अलग हैं, वो उसमें हमारा जो जनरली इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं वो 81 होते हैं। एनिसोट्रोपिक में 81 होते हैं, जो कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन सिमेट्री से रिड्यूस होके 21 इलास्टिक कांस्टेंट्स आते हैं। तो ऑर्डिनरी एनिसोट्रोपिक मटेरियल के लिए, एलोट्रोपिक मटेरियल के लिए 81 इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं, बट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन सिमेट्री से जब हम कन्वर्ट करते हैं तो दे रिड्यूसेस टू 21। और ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल में हमारे जो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं वो हमारे 9 इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं। तो यहां पर हमसे पूछा जा रहा है आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस और इलास्टिक मटेरियल के लिए जो कि हुक्स लॉ ओबे कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी 2 होगा। जो गुप्ता एंड गुप्ता है उसमें सी ऑप्शन बी दिया हुआ है जो कि गलत है। करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन ए। सो 4th का ऑप्शन ए आपको कंसीडर करना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो थिन सिलेंड्रिकल शेल्स होते हैं वहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और हूप स्ट्रेसेस का क्या रेशियो हम रखते हैं। तो थिन सिलेंड्रिकल शेल्स आपने देखा होगा, जो आपके बॉयलर्स हैं, आपके टैंकर्स हैं, कुछ इस तरह होंगे। तो जिन सिलेंड्रिकल शेल्स में हमारा जो थिकनेस है, हमारी थिकनेस होगी इसकी वॉल की, जब थिकनेस हमारी 1/10 टू 1/15, कहीं कहीं 1/20 भी मिलेगा आपको बुक्स में, ऑफ डायमीटर से कम है, तो वो हमारे जो सेल्स हैं वो हमारे थिन सेल्स की कैटेगरी में आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इन सिलेंड्रिकल सेल्स में आपका लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरे होने की वजह से, प्रेशर से लिक्विड भरा हुआ है, तो वो इंटरनल प्रेशर की वजह से हमारी जो मटेरियल है टैंक की, उस पे हमारी 2 तरीके की टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो रही। तो कोई भी अगर आप एलिमेंट लेते हो तो वहां पर हमारी 2 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हो रही हैं, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। जो सिग्मा 1 है ये भी टेंसाइल स्ट्रेसेस है, दिस इज नोन एज सरकमफरेंशियल स्ट्रेसेस, जिनको आप हूप स्ट्रेसेस भी बोलते हो, बिकॉज दे आर एक्टिंग अलोंग द सरकमफरेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, जो सिग्मा 2 है ये आप देख रहे हैं कि दे आर एक्टिंग अलोंग द लेंथ डायरेक्शन, जो लेंथ वाली डायमेंशन है उसके अलोंग एक्ट कर रहे हैं। इस वजह से इनको हम लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेसेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। और ये स्ट्रेसेस हमारी मटेरियल, जो वॉल की मटेरियल है, जो टैंक की मटेरियल है, उस पे ये एक्ट कर रही है ड्यू टू इंटरनल प्रेशर। तो अब बैलेंस ऑफ फोर्स या फ्री बॉडी डायग्राम दिखाया, यहां पे इंटरनल प्रेशर हमने मान लिया P पर यूनिट एरिया था। तो जो इंटरनल फोर्स डेवलप हो रही है दैट विल बी, अगर कोई एलिमेंट ले ले B लेंथ का, जिसकी जो टोटल विड्थ हो जाएगी वो 2r हो जाएगी, तो जो सरफेस एरिया जिसपे एक्ट कर रही है प्रेशर दैट विल बी
2 इंटू आर इंटू बी इंटू जो प्रेशर है, एंड दैट हैज टू बी बैलेंस्ड बाई दिस इंटरनल स्ट्रेसेस जो हमारी वॉल पे जनरेट हो रही हैं। तो ये इंटरनल स्ट्रेसेस कौन सी होंगी, ये इस थिकनेस पे एक्ट कर रही हैं, इस डायरेक्शन में जिसको मैं मोटा कर रहा हूं। तो इसकी जो थिकनेस है वो T है एंड इसकी जो लेंथ है वो B है। तो सिग्मा 1 इंटू बी इंटू टी एरिया हो गया, एंड दोनों डायरेक्शन में हो रही हैं, तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये 2r जो है ये आपका डायमीटर है, तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सिग्मा 1 जो कि हमारी सर्कमफरेंशियल स्ट्रेसेस हैं, दैट इज गिवन बाई PD अपॉन 2T। इसी तरह आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो हमारी स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है, जिसको आप P2 से डेवलप कर रहे हो, दैट इज P इंटू एरिया, हमारा पाई आर स्क्वायर हो गया। तो दैट हैज टू बी बैलेंस्ड बाई दिस सिग्मा 2 इंटू पाई डी इंटू टी। तो हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस हैं वो आपकी डराइव होके आएंगी PD अपॉन 4T। तो ये अगर आप इक्वेशन ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल और डाउट्स क्लियर रहेंगे। तो आप इन दोनों इक्वेशन से देख सकते हो कि जो आपका सर्कमफरेंशियल स्ट्रेसेस हैं और इनका अगर आप रेशियो निकालें तो दैट इज 1/2 इंटू 4। तो ये हमारा रेशियो 2 आया, यानी सर्कमफरेंशियल स्ट्रेसेस का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स ग्रेटर है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस से, एंड दीज आर द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। बट यहां पे जो रेशियो पूछा गया है ये हमारा पूछा गया है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेसेस के बीच में। तो सिग्मा L इसका आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये वैल्यूज हो जाएगी 1/2 यानी 0.5। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। गुप्ता एंड गुप्ता में इसका आंसर सी दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि रेशियो कौन सा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हमारा प्रिज्मेटिक बार है, अगर उसकी सभी डायमेंशंस हम डबल कर दें तो हमारा जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा उस प्रिज्मेटिक बार में अंडर इट्स ओन वेट वो कितना हो जाएगा एज कंपेयर टू ओरिजिनल स्ट्रेसेस। तो प्रिज्मेटिक का मतलब बता देता हूं आपको कि प्रिज्मेटिक बार हमारा वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेट मेंबर है जिसकी थ्रू आउट द लेंथ हमारी जो क्रॉस सेक्शन है वो सेम रह रही है। थ्रू आउट द लेंथ हमारी क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रही और जो हम लोड अप्लाई कर रहे हैं वो अलोंग द एक्सिस ऑफ मेंबर कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो वेट है, वेट के इफेक्ट से हमारी जो स्ट्रेसेस आनी है उसकी बात कर रहे हैं, तो देयर इज नो लोड एक्टिंग। तो यहाँ पे कोई भी अगर एलिमेंट हम dx एलिमेंट ले लें तो उसके नीचे जो जितना भी वेट होगा उसकी वजह से किसी भी सेक्शन पे जो स्ट्रेस होगा उसको इंटीग्रेट करके आप निकाल सकते हो कि टोटल एक्सटेंशन कितना होगा। तो आपकी जो स्ट्रेसेस हैं आपको पता है कि स्ट्रेस इज गिवन एज स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यूनिएक्सियल स्ट्रेस का केस है हमारा, तो हुक्स लॉ इज वैलिड। तो यहाँ पे स्ट्रेन जो है वो डेल्टा L बाई L हो जाएगा इंटू E। डेल्टा L की वैल्यू हमारी जो है वो हमारी आ रही है रो L स्क्वायर अपॉन 2E अंडर सेल्फ वेट इंटू E अपॉन L। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी रो L अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल स्ट्रेस है ड्यू टू सेल्फ वेट एट एनी क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जो मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप हो रही है इसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस जो डेवलप हो रही थी इस केस में। अब ये ओरिजिनल मान लिया। अब क्या किया हमने, सारे डायमेंशन चेंज कर दिए प्रिज्मेटिक बार के। तो प्रिज्मेटिक बार के कौन कौन से डायमेंशन होंगे आपके, एक इसकी विड्थ होगी, एक इसकी थिकनेस होगी और एक इसकी लेंथ होगी। तो इस फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कि जो मटेरियल की डेंसिटी है, स्पेसिफिक वेट यानी डेंसिटी ऑफ मटेरियल है, वो सेम रहेगी, वो डेंसिटी चेंज नहीं होगी हमारी डायमेंशन चेंज करने से। तो डायमेंशन बोल रहा है कि सभी डायमेंशंस बड़ी हो गई हैं। तो B जो है B डैश वो 2 टाइम्स B हो गया है, जो T है वो डैश है वो 2T हो गया है, और जो लेंथ है वो हमारी 2 टाइम्स द लेंथ हो गई। और उसकी वजह से जो हमारी न्यू स्ट्रेसेस होंगी वो कितनी होंगी, दैट विल बी गिवन बाई रो L न्यू अपॉन 2 L N जो है वो L डैश के बराबर है, यानी 2 रो L बाई 2। तो ये हमारी 2 टाइम्स दी ओरिजिनल स्ट्रेस हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू थी, अगर हमें सभी डायमेंशंस डबल कर दी प्रिज्मेटिक बार की, तो इट इंक्रीजेस टू 2 टाइम्स। ठीक है, तो आपको याद नहीं रखना, आपको ये बस सिंपली ये फॉर्मूला याद रखना है। रो L स्क्वायर बाई 2 इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो अंडर इट्स सेल्फ वेट हो रहा है। यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने दिखाए हुए हैं कि ये हमारे प्रिज्मेटिक बार्स हैं जिनका थ्रू आउट द लेंथ हमारा क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा। ये दीज आर द स्टेप्ड बार्स, ये टेपर्ड बार्स हैं जिनका थ्रू आउट द लेंथ हमारा हर क्रॉस सेक्शन टू सेक्शन हमारा क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पूछा जा रहा है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और पॉइजन्स रेशियो, ये 3 इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो बल्क मॉडुलस है इसको हम वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, ठीक है। एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्फेरिकल स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो स्फेरिकल स्ट्रेस को आप ट्राई एक्सियल स्ट्रेस भी कह सकते हो, कि किसी भी एलिमेंट पे हमारे 3 डायमेंशनल इक्वल स्ट्रेसेस जब लग रहे हैं, विच इज नोन एज केस ऑफ स्फेरिकल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और जो ट्राई एक्सियल स्ट्रेस का केस है, मैंने आपको बताया कि हमने एलिमेंट लिया, उसमें तीनों डायरेक्शन में हमारा सेम स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, सेम नेचर का। तो उस केस में जो हमारा रेशियो होगा वॉल्यूमेट्रिक ट्राई एक्सियल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, वो हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, ठीक है। तो फ्रॉम डेरिवेशन इट हैज बीन कंक्लूडेड, यहाँ पे डेरिवेशन भी मैंने आपको दिखाया हुआ है कि के इज वॉल्यूमेट्रिक एवरेज स्ट्रेस हो गया, तो तीनों का एवरेज ले लिया। और जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, ये आप ध्यान रखिए, 3 टाइम्स दी लीनियर स्ट्रेन इन वन डायरेक्शन 1 - 2 म्यू। ये हम फर्दर जब अभी कंसर्न क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे आपको बता देंगे। तो हमारा जो रिलेशन निकल के आता है दैट कम्स एज E इज इक्वल टू 3K 1 - 2 म्यू। इसमें अगर आपको 2 इलास्टिक कांस्टेंट्स पता है तो आप तीसरा निकाल सकते हो। इसी वजह से होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल में आप 2 इलास्टिक इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स लेते हो। अब यहां पर अगर देखें म्यू अगर हम 0 कर दें तो आप देखेंगे कि K हमारा क्या होगा, इनफिनाइट हो जाएगा। तो इससे ये पता चलेगा, इनफिनाइट का मतलब ये हुआ कि जो मटेरियल है हमारा वो रिजिड मटेरियल है एंड इट इज इनकम्प्रेसिबल। तभी मैंने आपको बताया था कि जो म्यू है इट कैन बी अप्रीहेंडेड विथ मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसकी वजह से K हमारा इनफिनाइट हो रहा है और मटेरियल इज सेड टू बी इनकम्प्रेसिबल विच इज फॉर द केस ऑफ कॉर्क। तो यहां पर जो करेक्ट रिलेशन है वो हमारी ऑप्शन सी है। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि जो पॉइजन्स रेशियो है उनकी लिमिटिंग वैल्यूज क्या होंगी। ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसकी बैकग्राउंड में, कि आप कोई भी इलास्टिक मटेरियल अगर आप लेते हो, ठीक है, उसमें आप एक्सियल लोड जैसा मैंने दिखाया हुआ इसमें अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे मैंने एक रबर बैंड से आपको समझाने की कोशिश की, एक रबर बैंड लिया गया, उस पर आप एक्सियल यूनी एक्सियल डायरेक्शन में लोड लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा एक्सियल एलोंगेशन होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा लेटरल कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी ऑर्डिनरी मटेरियल पे लोड एक्सियल डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा लेटरल कॉन्ट्रैक्शन होता है इन केस ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल, ठीक है। तो मेटल्स के केस में ये वैल्यूज जो होती हैं, लेटरल कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो बहुत स्मॉल होता है, तो ये विजिबल नहीं होता। इसकी स्टडी करने के लिए हमारा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स, स्ट्रेन गेजेस हम लगा के रखते हैं, जिससे हम लेटरल कॉन्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं। एंड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स वी डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ पॉइजन्स रेशियो। तो होगा क्या, जो लेटरल कॉन्ट्रैक्शन होगा उसको हम लेटरल स्ट्रेन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेटरल डायरेक्शन यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन इसका, उसमें उसके अलोंग हमारा अगर स्ट्रेन ई डैश है तो दैट लेटरल स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू एक्सियल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्ट्रेन हुआ वो एक्सियल स्ट्रेन हुआ, दैट इज ई, ये प्रोपोर्शनल होगा। और इस रेशियो को हम क्या कह सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटा के जो कांस्टेंट बनेगा, इस कांस्टेंट को हम क्या कह सकते हैं, दिस इज पॉइजन्स रेशियो। अब कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि ये पॉइजन्स रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट कब रहेगा, अप टू इलास्टिक रेंज। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यूज हैं ये कांस्टेंट तभी तक होती हैं अप टू इलास्टिक रेंज, इसलिए क्योंकि इस लिमिट तक हमारी जो स्ट्रेन्स आ रहे हैं उस मटेरियल पे, वो उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल होते हैं। जैसे ही जो स्ट्रेन्स आ रहे हैं मटेरियल पे उनके मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब लीनियर इलास्टिक रेंज के बाहर मटेरियल बिहेव कर रहा है, यानी प्लास्टिक यील्डिंग हो रही है। तो प्लास्टिक यील्डिंग में आपको पता है स्ट्रेन्स बढ़ जा रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो म्यू की वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी, म्यू चेंजेस। ध्यान रखना है हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, अप टू इलास्टिक रेंज ही हमारे पॉइजन्स रेशियो कांस्टेंट रहते हैं। अब क्या हुआ, जो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू है, इसका नाम जो पड़ा, ये पड़ा कैसे, हमारे एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे
साइमन, इसका नाम मैं आपको बता देता हूं जस्ट फॉर डेनिस पॉइजन, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इन्होंने सबसे पहली बार इस वैल्यू को, जो लिटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सियल लोड, ये वैल्यूज निकालने की कोशिश की और ये देखा कि हमारी जो आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए जो मेटल उन्होंने कंसीडर किया वो हमारा बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पर जो हमारी आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए निकाला पॉइजन्स रेशियो, दैट वाज 0.25। उसके बाद जब थ्योरीज एडवांस हो गई, एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पर हमारा मेटल के लिए वैल्यूज आई 1.33। अभी जो मेटल्स के केस में हमारी जो वैल्यूज हैं पॉइजन्स रेशियो की, वो हमारी फॉल करती हैं 0.25 से लेके 0.35। तो बिकॉज इन्होंने सबसे पहली बार इस रेशियो को, लिटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन के रेशियो को निकाला, इसी वजह से इस वैल्यू को हम पॉइजन रेशियो बोलने लगे। तो जितने भी मेटल्स हैं उनकी वैल्यूज आपकी इसी रेंज में इन जनरल मिलेंगी। आपका कंक्रीट का जो पॉइजन्स रेशियो है ये 0.1 से 0.2 के बीच में होता है। और जो मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक यील्डिंग के बाद म्यू चेंज होता है, उसका एग्जांपल आपका स्ट्रक्चरल स्टील या माइल्ड स्टील है, जिसमें इलास्टिक स्टील में आपका पॉइजन्स रेशियो 0.3 रहता है। और बिकॉज स्ट्रेन्स हमारे बढ़ जाएंगे प्लास्टिक यील्डिंग में, तो हमारा पॉइजन्स रेशियो प्लास्टिक रेंज में आपका 0.5 हो जाता है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल मैक्सिमम रेंज है पॉइजन्स रेशियो की 0.5 है। और आप देख भी सकते हैं इस 0.5 की जो पॉइजन्स रेशियो है, उसमें जो मटेरियल हमारा मिलता है दैट इज रबर, जिसका पॉइजन्स रेशियो अप्रोक्सीमेटली 0.5 लिया जाता है। ये डिफरेंट मटेरियल के पॉइजन्स रेशियो है, इसको आप ध्यान रख सकते हो। कास्ट आयरन, कंक्रीट, ग्लास का 0.18 से 0.3। तो ये जो आपकी ये 0.3 है, ये बेसिकली हमारी प्लास्टिक स्टेट में जब आप चले जा रहे हैं, प्लास्टिक केल्ड में उनकी वैल्यूज ज्यादा हो जा रही, चेंज हो जा रही हैं। कॉर्क की वैल्यू हमारी 0 होती है, विच इज इंडिकेशन ऑफ रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल मटेरियल। और जो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यूज हैं टेंशन टेस्ट में या कंप्रेशन टेस्ट में, दोनों लगभग सेम होती हैं इन केस ऑफ लीनियर इलास्टिक रेंज। चाहे आप टेंशन लगा के टेस्ट परफॉर्म कर लो या कंप्रेशन लगा के, ठीक है, दोनों केसेस में हमारी जो मटेरियल है वो सेम होंगी, जो रेशियोज होंगे वो सेम होंगे। और ये हमारा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ध्यान रखना है कि पॉइजन्स रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती, इस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब आते हैं कि ये हुई नॉर्मली ऑर्डिनरी मटेरियल के लिए, तो आपने देखा कि इसकी वैल्यूज जो हो गई वो 0 से 0.5 होती हैं, ठीक है, फॉर ऑर्डिनरी मटेरियल। अब कुछ ऐसे भी मटेरियल हैं, एक चीज और वो मिस हो गई कि हम जो पॉइजन्स रेशियो लिखते हैं, दिस इज गिवन बाय -E'/E। तो माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि हमारा कि जो लिटरल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लिटरल स्ट्रेन हो रहा है, दैट इज ऑफ निगेटिव साइन, बिकॉज एक्सियल स्ट्रेन हमारा, आप देख रहे हैं एक्सियल स्ट्रेन जो आप टेंसाइल लोड की वजह से लगा रहे हैं, एलोंगेशन हो रहा है और दूसरे डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यहां पे जो वैल्यू आएगी इस केस में वो हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज लिटरल स्ट्रेन इज नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, दिस विल इंडिकेट अ पॉजिटिव वैल्यू। बट अगर ये कंप्रेशन में टेस्ट परफॉर्म करें, उस केस में हमारी जो वैल्यू आएगी वो उसके अपोजिट नेचर की आएगी और अगेन वी विल गेट अ पॉजिटिव वैल्यू। तो कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो लिटरल डायरेक्शन में हम एक्सियल लोड लगाते हैं तो लिटरल डायरेक्शन में वो डायलेट करते हैं, यानी वो उनका लिटरल कॉन्ट्रैक्शन होने की बजाय लिटरल एक्सपेंशन होता है। ऐसे मटेरियल्स हमारे जो हैं वो ऑक्जेक्टिक्स कहलाते हैं, कि ये वो मटेरियल्स हैं जिनका जो पॉइजन्स रेशियो है वो निगेटिव पॉइजन्स रेशियो होता है। होता क्या है, जब आप इनको स्ट्रेच करोगे तो नॉर्मली हमारा लिटरल डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए था, बट ये मटेरियल हमारे डायलेट करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। दिस अकर्स, क्यों ऐसा होता है, बिकॉज उनका कुछ पर्टिकुलर इंटरनल स्ट्रक्चर होता है कि इस तरह डिफॉर्मेशन होता है कि जब वो यूनिएक्सियल लोड पड़ेगा तो दे गेट्स थिकर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो उस केस में हमारी पॉइजन्स रेशियो जो होती है वो -1 तक हो जाती है। तो लिमिटिंग जो वैल्यूज दे सकते हैं हम किसी भी मटेरियल की, वो इन द रेंज ऑफ -1.0 से लेके 0.5 के बीच में होंगी। तो 0 से 0.5 इज फॉर ऑर्डिनरी मटेरियल्स, 0.25 से 0.35 हमारे मेटल्स के लिए, एंड -1 से लेके 0 जो वैल्यूज हैं ये हमारे ऑक्जेटिक मटेरियल्स के लिए होती हैं, जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जब हम एक्सियल लोडेड
एक्सियल लोड्स अप्लाई करते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दे स्टार्ट्स डायलेटिंग, यानी उनका जो लेटरल कॉन्ट्रैक्शन की जगह लेटरल एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से जो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू है वो निगेटिव आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो एलोंगेशन है कोनिकल बार का अंडर इट्स ओन वेट, खुद के वेट की वजह से जो एलोंगेशन हो रहा बार में वो कितना होता है। तो यहाँ पे मैंने एक लॉन्गिट्यूडनल प्रिज्मेटिक बार दिखाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एलोंगेशन जो है वो रो एल स्क्वायर अपॉन 2e, इसको कन्वर्ट करेंगे अगर टोटल वेट W है तो हमारा WL/2a इज द मैक्सिमम एलोंगेशन इन केस ऑफ प्रिज्मेटिक बार, जिसका थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन सेम हो रहा है। और अगर हम सेम मटेरियल की सेम लेंथ का एक कोनिकल बार ले लें, उस केस में जो हमारा डेल्टा निकल के आता है दैट इज रो एल स्क्वायर बाई 6e। तो अगर आप रेशियो निकालेंगे डेल्टा एल कोनिकल बार का और डेल्टा एल प्रिज्मेटिक बार का, रेक्टेंगुलर प्रिज्मेटिक बार का, तो वो हमारा 1/3 रेशियो निकल कर आएगा। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा कि जो एलोंगेशन है कोनिकल बार का वो प्रिज्मेटिक बार ऑफ सेम लेंथ का 1/3 होता है, अगर हम ये अज्यूम करें कि हमारा जो डेंसिटी ऑफ मटेरियल है वो सेम मटेरियल के दोनों बार्स बने हुए हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। ये क्वेश्चंस आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टीज जो है वो आइडेंटिकल हैं सभी डायरेक्शंस में, तो ये मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि वो मटेरियल हमारे आइसोट्रोपिक मटेरियल कहलाते हैं। ठीक है, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल्स वो होंगे जिनका थ्री परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग हैं, जैसा कि आप वुड में देखते हो रेडियल, टेंजेंशियल एंड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस मैं फर्दर बनाता रहूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और अपना कमेंट ये जरूर शेयर करें कि आपको कैसा वीडियो लगा, और सजेशंस भी आप दे सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।